गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब भी बात होती है तो इन चार विश्व पुरुषों के नाम तो आते ही हैं, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। टीटो, नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकर्णो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात आती है तो ये सवाल भी आता है कि शीत युद्ध का ये एक परिणाम था या शीत युद्ध के शैथिल्य में इसने मदद की। उत्तर दोनों तरफ से देखा जा सकता है। यदि हम शीत युद्ध के परिणामों की बात करें तो मन में यह विचार आता है कि शायद शीत युद्ध के सभी परिणाम बुरे थे। बच्चों, यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि शीत युद्ध के कुछ अच्छे परिणाम भी निकले। कोरोना अभी वर्तमान में पूरे विश्व में यह एक आपदा के रूप में है। इसकी अच्छी बात क्या है? एक बात यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोई एक अच्छाई बताइए, तो सभी इस बात से सहमत होंगे कि इसने परिवारों को वापस बांध दिया है। अब लोग पारिवारिक दृष्टि से ज्यादा एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। यह इसका सुखद परिणाम है। उसी प्रकार शीत युद्ध का सुखद परिणाम यह था कि उसने एक ऐसे नए उभरते हुए राष्ट्रों को एक ऐसा मंच दिया जिसमें वे अपनी बलबूते पर आगे बढ़ सकें, अपने बलबूते पर अपनी बात रख सकें। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब प्रारंभ हुआ या उसकी बातचीत जब शुरू हुई तो सवाल ये उठा कि किनको हम इस पे शामिल कर सकते हैं, इसकी क्या पात्रता है, किनको हम अनुमति देंगे कि हाँ आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माननीय सदस्य बने। 5 शर्तें रखी गई थी। पहला, किसी सैन्य गुट से न जुड़े हों। दूसरा, किसी तरह की द्विपक्षीय संधि न की हो। तीसरा, विश्व शांति में आपका विश्वास हो। चौथा, किसी तरह के सैन्य गुटों से न जुड़ने के अलावा किसी राष्ट्र को आपने अपने क्षेत्र को सैनिक अड्डा बनने की अनुमति न दी हो। और 5वां और अंतिम, बंधुत्व की भावना। तो इस प्रकार जो राष्ट्र इन 5 बातों को मानने के लिए तैयार थे उनके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वार खुले थे। और इस प्रकार समय होते होते पहली कॉन्फ्रेंस में जहां 25 सदस्य थे, मैंने बताया, अंतिम संख्या उसकी पहुंची थी 120 राष्ट्र, यानी 2 अन्य गुट, 2 अन्य ध्रुवों से ज्यादा राष्ट्रों की संख्या गुटनिरपेक्ष में हो गई। और यही इसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी और यही एक शीत युद्ध के शैथिल्य का मुख्य कारण बना। 1961 में बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर इसको एक पक्के ढांचे के रूप में एक स्वीकार किया गया। और उसके बाद 2 तरह की समितियां बनाई गई। पहली समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और दूसरी सम्मेलन। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी पहले 17 देशों की हुआ करती थी। 25 में से 17 देश उस कमेटी के सदस्य थे और उनका काम था कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाए रखना, तारतम्य बनाए रखना, उनके बीच में वाद संवाद बनाए रखना और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसे सम्मेलन में रखने के लिए तैयारी करना। धीरे धीरे इसकी संख्या भी बहुत बढ़ गई और जब 120 सदस्य राष्ट्र गुटनिरपेक्ष से जुड़े तब यह संख्या समन्वय समिति की 66 तक पहुंच चुकी थी। दूसरी जो संस्था थी उसे सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन के 2 हिस्से थे, पहला विदेश मंत्रियों का और दूसरा राष्ट्राध्यक्षों का। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की तैयारी समन्वय समिति के हाथ में थी और इसमें विदेश मंत्री सभी तरह के वे निर्णय लेते थे जिसे राष्ट्राध्यक्षों के हर 3 वर्ष बाद होने वाले सम्मेलन में रखा जाता था। इस प्रकार विदेश मंत्रियों का सम्मेलन समन्वय समिति की एक ओर और
राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन दूसरी ओर उनके बीच में एक तरह से लिंक का काम करती थी। इसकी 14 या 15 मीटिंग कुल हो चुकी हैं और जो रेगुलर इंटरवल में सतत रूप से हर 3 वर्ष में होती रही, और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक पक्का रूप ले लिया, एक निश्चित ढांचा तैयार हो गया। इस संस्थाओं के स्थापन के बाद आखिर ये तय हुआ कि इसकी नीतियां क्या रहेंगी, क्या भूमिका बनाई जाएगी, क्या इसके परिणाम फाइनल होंगे, आखिरी में आएंगे। तो नीतियों को लेकर कई बातों पर विचार विमर्श होने के बाद लगभग 8 मुद्दों पर कुछ नीति निर्माण किया गया, जिसमें पहला था कि हमारी नीति रहेगी कि हम शीत युद्ध को कम से कम हानिकारक बनाएं। दूसरे शब्दों में, शीत युद्ध का जिस हद तक हम विरोध कर सकते हैं करें। दूसरा था, ऐसे देश जो विश्व शांति की इच्छा रखते हैं वे इसमें आए और इस प्रकार वह हमारी एक इस नीति का अंग बने, एक उसका हिस्सा बने। विश्व शांति 1945 में आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में जो एक शहर है, वहां पर न्यूयॉर्क में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति को लेकर हुई थी, इस उद्देश्य से कि हम लोग सामूहिक दायित्व निभाएंगे विश्व में शांति बनाने के लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी उसी दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ा, एक ताकत के रूप में उभरा। तीसरा था कि ये तय किया जाएगा नीतिगत कि कोई भी राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट से नहीं संबंध रखेगा। सैनिक गुट क्या है? पुनः मैं दोहराता हूं, सीटो, CEATO, सेंटो, NATO, 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 North Atlantic Treaty Organization, Central Organization for Military Treaties, and CETO, CENTO, NATO, and so on and so forth। ऐसे बहुत सारे सैनिक गुट बने और ये सब संधियां राष्ट्रों के बीच में होती थी और दूसरे राष्ट्रों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। ये एक तरीके से सीक्रेट संधियां थी। परिणाम, इसके कारण बहुत तनाव होता था, इसके कारण बहुत शंकाएं होती थी और इसलिए इन संधियों से जो भी राष्ट्र जुड़ेगा वह नीतिगत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं रहेगा, ऐसा तय किया गया। इसके अलावा एक था मनोवैज्ञानिक नीति। आखिर क्या थी मनोवैज्ञानिक बात जिसको लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में बात उठी कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं। 1945 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के साथ साथ एशिया के अन्य राष्ट्र भी स्वतंत्र हुए और उसको देखकर अफ्रीका के बहुत से राष्ट्रों ने जो काफी बड़ी संख्या में स्वतंत्रता हासिल की। एशिया को यदि देखें तो उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र स्वतंत्र हुए। अफ्रीका में तो लगभग पूरा अफ्रीका उस दौरान स्वतंत्रता की होड़ में बढ़ा और आने वाले वर्षों में लगभग पूरा अफ्रीका स्वतंत्र हो गया। तो ये राष्ट्रों को स्वतंत्रता की जब चाह मिली, स्वतंत्रता की जब इच्छा पूरी हुई, तो उन्होंने पाया कि आर्थिक स्वतंत्रता से अभी भी हम कोसों दूर हैं, विदेशी मामलों में स्वतंत्रता से हम कोसों दूर हैं और भय है यदि हमने इनमें से किसी गुट को का साथ दिया तो हमारी ये स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, शायद क्षणिक रहेगी। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे था कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्यों जुड़ें और क्यों 120 राष्ट्र इसके सदस्य बने। अगला कारण जो था वह बहुत अहम है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत की भौगोलिक स्थिति को आप देखिए, नीचे हिंद महासागर, उधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, उधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आगे ईरान, रूस, चीन, नेपाल, बर्मा, ये सारे राष्ट्र जो दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सा थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वह ऐसी थी कि सभी तरह के समुद्री व्यापार
का जो रास्ता होता था वो भारत से गुजरता था। 3 ओर से समुद्र से घिरा होना, दक्षिण में हिंद महासागर, उसके साथ श्रीलंका, फिर यहाँ मॉरिशस, मालदीव। तो निश्चित रूप से भारत की भौगोलिक स्थिति उसके लिए बहुत अहम थी और भारत ने इसका पूरा फायदा उठाया। और शायद भौगोलिक स्थिति ने भी भारत को विवश किया कि वह एक ऐसी नीति अपनाए जिसमें वह स्वतंत्रता की बयार पूरी तरह से महसूस करे। और इस प्रकार भौगोलिक कारण ने भी बहुत से राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जोड़ने के लिए विवश किया। दूसरा है स्वतंत्र विदेश नीति। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि इसकी ये नीति थी कि जो भी राष्ट्र के सदस्य बनेंगे वे अपनी स्वतंत्र नीति बनाएंगे, किसी ध्रुवी महाशक्ति के दबाव में नहीं रहेंगे। और आर्थिक कारण भी वही था कि हम किसी दूसरे देश पर आर्थिक रूप से क्यों निर्भर हों, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर हम आर्थिक मामलों में क्यों चलें। हम पूंजीवादी रहें या साम्यवादी रहें या समाजवादी रहें, ये हमारा निर्णय होगा। अंतिम नीति जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थी वो थी नैतिक। नैतिक का अर्थ क्या है, और ये शायद भारत जैसे देश के लिए सबसे अहम कारण था गुटनिरपेक्षता की ओर जाना। नैतिक अर्थ, हम जिसे सही समझें उसका हम पक्ष लेंगे और जो गलत है उसे हम गलत कहने में नहीं हिचकेंगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो। यदि वह गलत है तो हम गलत के साथ नहीं खड़े होंगे, उसका विरोध करेंगे। भारत की यह हजारों साल से नैतिक नीति रही है। नैतिक बल पर उसने विश्व का नेतृत्व समय समय पर किया है और यह उसका जो पुराना इतिहास था वह भारत पर हावी था और उसने भारत सरकार पर, भारत के शासन व्यवस्था पर यह दबाव डाला कि हम इन किसी गुटों के साथ न जुड़ करके अपने स्वतंत्र मार्ग अपनाएं। इस प्रकार ये नीतियों को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे बढ़ता है। तो चलिए अब गुटनिरपेक्ष की परिभाषा, सदस्यता की पात्रता और उसकी नीतियों को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये सब हो रहा था, जो करीब 30 वर्षों तक चला, सन 61 से गुटनिरपेक्षता की आंदोलन ने एक पक्का रूप लिया और उसके बाद 30 वर्षों तक बहुत सक्रिय रहा, जिसकी संख्या मैंने बताई 120 हो गई। आखिर इसका कुल मिला के इसके परिणाम क्या रहे? जैसा बार बार बताया जा रहा है, सबसे अच्छा परिणाम कि उसने शीत युद्ध में शिथिलता लाई, उसने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को एक अहमियत दी, उनको अपना स्थान दिया। उसने उसके अलावा सैनिक तनाव, हथियारों की दौड़ को कम किया, साथ ही छोटे राष्ट्रों को उनके अस्तित्व का भान कराया, उनकी अहमियत का भान कराया और इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन कई क्षेत्रों में उस अपना प्रभाव छोड़ गया और आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जारी है। लेकिन हाँ, सवाल बार बार ये उठता है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज उतना ही अहम है जितना अपने शुरुआती दौर में था? निश्चित ही उत्तर हाँ में ही होगा। हाँ, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। उस समय गुटनिरपेक्षता था किसी दो सैनिक गुटों में शामिल ना होना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। आज मुख्य उद्देश्य हो गया है ये जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, जो उपनिवेशवाद से बचना चाह रहे हैं, वे अपनी आर्थिक विकास और आर्थिक विकास की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करें। तो इस बात को लेकर यह आरोप भी लगता है कि क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कायरता तो नहीं, जिसमें हम किसी गुट का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जिसमें हम किसी तरफ झुक नहीं रहे हैं? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, यह कायरता नहीं थी। यह एक तरीके से बहुत साहसी कदम था कि हमने उन दो महाशक्तियों के दबाव में ना आकर के
अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाकर सही को सही कहने को प्राथमिकता दी। दूसरा आरोप यह भी लगता है कि क्या गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग नहीं ले रहे हैं, उसमें एक्टिव नहीं है। यह आरोप भी गलत है। समय समय पर भारत ने अपनी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में उतनी ही पुरजोर से उठाई है जितना अन्य राष्ट्रों ने, चाहे वो अरब इजरायली वॉर हो, चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, चाहे चीन के हमले हों, चाहे साम्यवादी देशों का पर हमला हो, चाहे क्यूबा क्राइसिस हो, नाम ले लें। और भारत ने अपनी आवाज़, भारत के विदेश मंत्री ने, भारत की सत्ता ने, भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष रखा है। तो इस प्रकार यह कहना गलत होगा कि गुटनिरपेक्षता कायरता है या गुटनिरपेक्षता विश्व की राजनीति से एक अलग थलग होने की नीति है, नहीं। तो चलिए अब हम इस पर एक तरीके से आखिरी मुद्दे पर बढ़ते हैं, शीत युद्ध के उस अंतिम बिंदु पर जिसको आज कहा जाता है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये जो विश्व का पूरा नक्शा देखें, जिसमें कितने महाद्वीप हैं? 6 के 7 महाद्वीप हैं। उसमें अंटार्कटिका को आप हटा दें तो जो 6 महाद्वीप जो हैं, 6 महाद्वीपों को आप देखें तो उसमें विकसित देशों की संख्या बहुत कम है, नगण्य है। विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री, यूरोप के कुछ राष्ट्र, अमेरिका स्वयं में और चीन, जापान, ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से ये एक बड़े खास जगह पर स्थित है। बचे हुए अन्य देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, मूल रूप से वो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में है, वे राष्ट्र गुटनिरपेक्ष में होने के बाद भी एक तरह की घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें निर्धन राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया था या उन्हें विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया था। और प्रयास ये हो रहा था विकसित राष्ट्रों के द्वारा कि ये विकासशील या निर्धन राष्ट्र अपनी निर्भरता बनाए रखें, विकसित ना हो। अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे कि ये जो देश हैं अफ्रीका और एशिया के, मूल रूप से ये कच्चे माल से प्रचुर हैं। चाहे वो खनिज पदार्थ हों, चाहे वो बहुमूल्य पत्थर हों, चाहे वो अनाज हों, चाहे वो जो भी अन्य ऐसे भंडार होते हैं, तेल, गैस, ये सब एशिया और अफ्रीका में लगभग 70 से 80% मात्रा में है। जबकि इतने बहुल रहते हुए भी ये लोग निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में हैं। इस प्रकार समय के साथ साथ इन राष्ट्रों की यह सोच भी बदली और उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है जब हम आर्थिक समानता की बात शुरू करें। आर्थिक समानता का अर्थ ये कि विकसित राष्ट्र जो हमें कच्चे माल का एक देश समझते हैं, वो ऐसा ना समझकर हमारे साथ समानता का व्यवहार करें। और यही नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था से अपेक्षा थी। 1971 यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 10 वर्ष बाद या शीत युद्ध के प्रारंभ होने के करीब 30 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद इसने एक साकार रूप लेना शुरू किया और नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें सामने आई। उसमें जो साम्राज्यवाद जो कमज़ोर पड़ रहा था, उपनिवेशवाद कमज़ोर पड़ रहा था, और ये जो छोटे छोटे देश थे, इन्होंने अपनी जब आवाज़ उठानी शुरू की तो
विकसित देशों के लिए जरूरी हो गया कि वह इनकी बात सुने और एक ऐसे मंच पर आर्थिक मुद्दों को लेकर बात करें जहां पर नई अर्थव्यवस्था सामने आए। और नई अर्थव्यवस्था का अर्थ ही था जहां पे विकसित और विकासशील देश बराबरी में बात कर सकें और विकासशील देशों को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने का पूरा अवसर मिले। विकसित बनाम अविकसित का ये जो झगड़ा चला, यह 1971 में इसने एक ऐसे मंच का रूप लिया जहां पर संवाद की स्थिति बनी, जहां पर इन राष्ट्रों के बीच में बातचीत की एक शुरुआत हुई। और इससे ये जरूर हुआ कि खनिज पर संप्रभुता किसकी हो। तो इन विकासशील देशों ने, इन नवोदित राष्ट्रों ने मिलकर कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जिस पर उन्होंने चाहा कि विकसित देश इस पर विचार करें और नई अर्थव्यवस्था को इन सिद्धांतों पर लाएं। पहली बात थी कि खनिज पर संप्रभुता उसी राष्ट्रों की होगी जहां का वो खनिज है। दूसरे शब्दों में, यदि तेल और गैस मेरे देश में होता है, भारत में होता है, तो भारत का उसमें अधिकार है कि वह उसकी कीमत कितनी तय करे। भारत का अधिकार होगा कि वह कितना प्रोडक्शन करे, कितना उत्पादन करे। भारत का अधिकार होगा कि वह किन देशों को बेचे, किन देशों को ना बेचे। यानी कच्चे माल का मालिकाना हक पूर्ण रूपेण उस राष्ट्र को होना चाहिए। दूसरा था कि कच्चे माल को जो देश, विकसित देश खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद वे बने हुए पक्के माल को भी उसी देश में या अन्य देशों में बेचते हैं। और कच्चे माल की कीमत और पक्के माल की कीमत में जमीन आसमान का अंतर रहता है। ये दोनों के अंतर को खत्म करने का प्रयास भी इन विकासशील देशों ने नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोशिश की। मैं पुनः दोहराता हूं, कच्चे माल और पक्के माल के बीच का जो अंतर है उसको हटाने का प्रयास भी इस नई अर्थव्यवस्था, नवीन अर्थव्यवस्था के तहत एक मुद्दा था। तीसरा था व्यापार का, यानी हम व्यापार किससे करेंगे, किस रूप में करेंगे, यह कच्चे माल का जो देश है वह निर्णय करेगा। यह एक पक्षी नहीं होगा व्यापार, जहां पर सारा आयात हमसे कर लिया जाए कच्चे माल का और पक्के माल का सारा निर्यात हम पर थोप दिया जाए। तो इस प्रकार आयात निर्यात में एक तरह से बैलेंस, एक तरह से सामंजस्य रखने के लिए प्रयास करने की बात इस नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था में की गई थी। साथ ही अंतिम जो बात इसमें आई थी वो थी कि हम निर्यात को बढ़ाएंगे। अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे कि वह देश अपने विकास के पथ पर तब आगे बढ़ता है जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। हम क्या एक्सपोर्टिंग नेशन हैं? तो देखा गया कि जो देश कच्चा माल सबसे ज्यादा उत्पन्न करते हैं, यानी एफ्रो एशियन कंट्रीज, वही देश आयात भी सबसे ज्यादा करते हैं। इस विरोधाभास को मिटाने का प्रयास भी इस नवीन अर्थव्यवस्था में करने की कोशिश की गई। और इस प्रकार जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कई दौर हुए बातचीत के, ऐसे ही नवीन अर्थव्यवस्था को भी लेकर कई दौर चले और राष्ट्रों ने विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस बात को उठाया गया। आगे अब हम पढ़ते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। इस नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर जो ऊहापोह चल रही थी वह विभिन्न मंचों में थी और शीत युद्ध का काल था, विकसित राष्ट्रों का जोर था, महाशक्तियां अपनी ताकत दिखा रही थी। लेकिन
नए उभरते हुए राष्ट्रों ने भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कई कदम उठाए, उसमें से एक कदम था इस अर्थव्यवस्था के लिए पैरवी करना। यह विकसित वर्सेस विकासशील राष्ट्रों के बीच में यह विवाद बदल गया और विकासशील देशों ने कुछ सिद्धांतों को सामने रखा, उस पर गहन चर्चा की और 1971 में पहला सार्थक प्रयास इस दिशा में हुआ, जो अंततः लुसाका सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन था, जो जाम्बिया की राजधानी है, अफ्रीका के दक्षिण की ओर जाएं, वहाँ का एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, लेकिन कितना भी बड़ा हो विकासशील भी नहीं था, निर्धन देशों की श्रेणी में था। वहाँ पर ये चर्चा हुई और कुछ सिद्धांत सामने आए। आखिर नई अर्थव्यवस्था की मांग के कारण जो थे मुख्य, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऋण व्यवस्था। ये जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, इनको ऋण की जरूरत थी, धन की सख्त जरूरत थी, विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। और विकास के लिए जब ये ऋण के लिए विकसित देशों की ओर बढ़ते थे, तो ऐसी शर्तें रखी जाती थी जो लगभग नामुमकिन थी या ये सुनिश्चित करती थी कि निर्धन राष्ट्र निर्धन ही बने रहें। हमारे देश में आपने साहूकारों का उदाहरण तो देखा ही होगा, जहां पूर्व में अंग्रेजों के ज़माने में ये लोग ऋण देते थे किसानों को और किसान सदैव ऋणी रहता था। वही बात यहाँ भी थी। शर्तें ऐसी थी कि ऋण ना लेना ही शायद उचित था, लेकिन व्यवस्था थी ऋण लेने की। तो इस प्रकार ऋण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे इंटरेस्ट रेट ब्याज दर का हो, चाहे तकनीकी सहयोग देने का हो, चाहे उसकी किश्तों का हो, चाहे उस रकम का हो। इन सब को लेकर बहुत से ये नवोदित देश खुश नहीं थे। दूसरा जो था, एक ऐसा दौर चला था 1945 के बाद, जहां पर विश्व युद्ध से जो राष्ट्र तहस नहस हो गए थे, उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए धनी राष्ट्रों ने, संपन्न राष्ट्रों ने कुछ आर्थिक सहायता दी। जब हमने चर्चा की थी विश्व युद्ध की, तो उस दौरान शीत युद्ध के शुरू के दौर में हमने एक चर्चा की थी मार्शल प्लान की। सर जॉन मार्शल, उन्होंने एक ऐसी योजना निकाली थी जिसके तहत यूरोप के देशों को हम आर्थिक मदद देंगे, और उसमें उन्होंने सोवियत संघ को एक तरीके से बाहर कर दिया था, उसको मदद नहीं दी। और उसको मदद ना देना ही शीत युद्ध का एक कारण भी बना, क्योंकि सोवियत संघ ने इस ना दी जाने वाली मदद को बहुत शंका से देखा। इस प्रकार ये जो आर्थिक मदद का जो प्रस्ताव था, इसमें बहुत पक्षपात था। इसके अलग अलग तरीके अपनाए गए, मदद देने के अलग अलग कारण बताए गए, मदद ना देने के अलग अलग कारण बताए गए, और पक्षपाती पूर्ण रवैया बहुत से देशों को नागवार गुजरा। और ऐसा लगा कि शायद ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, ये शायद आर्थिक स्वतंत्रता की एवज में दी जा रही है, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। साथ ही आर्थिक सहायता देते हुए तकनीकी सहायता की कोई मदद नहीं दी गई कई देशों को, और इस पेशकश के ना होने के कारण इस तरह की आर्थिक मदद का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और तीसरा और अंतिम था, व्यापार किस तरह का होगा। जैसा मैंने अभी कहा कुछ मिनट पूर्व कि आयात निर्यात को लेकर बहुत मुद्दे थे, कच्चे माल के वर्चस्व को लेकर, कच्चे माल की संप्रभुता को लेकर मुद्दे थे। तो इस प्रकार इन 3 मुद्दों को लेकर काफ़ी विचार मंथन हुआ, लुसाका सम्मेलन में बातें हुई और अंत में कुछ प्रस्ताव सामने आए। और 1972 में एक UNCTAD, UNCTAD, जिसको शॉर्ट में UNCTAD कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
इस नाम से एक बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें कुछ बातें रखी गई, जिसमें पहली बात थी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार उन देशों का होगा जहां वे पाए जाते हैं। दूसरा, पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुंचने के लिए हमारे माल को रास्ता दिया जाए। तीसरी बात थी कि जो उसके उत्पादन में जो लागत थी, कच्चे माल के रहते हुए हम यदि उसको उत्पादन करते हैं तो उसकी जो लागत बहुत थी उस पर किसी तरह का टैक्स न लगाया जाए, क्योंकि उससे माल की कीमत बहुत बढ़ रही थी। तो इस प्रकार उन्होंने ये भी चाहा कि ये व्यापार में भी किसी तरह का हमको कंसेशन मिले। चौथा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जैसे विश्व बैंक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, यहाँ पर विकासशील देशों की ताकत बढ़े, उनको पावर मिले, उनको अधिकार मिले, उनकी जो क्षमता है उसको सही तरीके से वहाँ आका जाए। और अंतिम था कि इन देशों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक खाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, वह आर्थिक खाई को कम करने में विकसित देशों को सामने आना चाहिए। ये तो हुई उनके प्रस्ताव सामने आने की बात। और उसके बाद फिर कई सम्मेलनों का दौर चला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मेलन हुए, अल्जीयर्स में हुए, उसके बाद GATT, यह भी एक बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट के रूप में प्रचारित हुआ और कोशिश ये हुई कि विकसित देश इस बातों को, इसमें दिए गए अनुरोधों को मान जाए। उदाहरण के एक अनुरोध था उसमें कि हमारे द्वारा आपको किया गया निर्यात दुगना करने की अनुमति दी जाए। हमारे यानी विकासशील देश चाहते थे कि हमारे द्वारा निर्यात दुगना हो। दूसरा, विकासशील देशों ने प्रस्ताव रखा कि आपके द्वारा दी जाने वाली तकनीकी मदद में न्यूनतम शर्तें हों और साथ ही इन शर्तों में यह सुनिश्चित हो कि जो ब्याज दर है और जो समय सीमा है मूलधन को वापस देने की, ये हमारे अनुसार तय हो। तो इन मुद्दों को लेकर बातचीत चलती रही और GATT की रिपोर्ट भी आई, GATT, लेकिन दुर्भाग्य से नवीन आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आज भी कागज पर ही रही है। उसे कई कारणों से, कई मुद्दों को लेकर विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के बीच में खाई बनी हुई है। लेकिन सतत बातचीत के कारण, सतत बातचीत के प्रयास से विश्व शांति की कल्पना को आगे बढ़ाने के प्रयास में इतना जरूर हुआ है कि इनके बीच की दूरियां कम हुई हैं और विकासशील देश और निर्धन राष्ट्र ये अपने स्वयं में बीच में ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम हो जाए। इस प्रकार बच्चों, इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात की। पहला, शीत युद्ध क्या है, क्यों हुआ, उसके परिणाम। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, क्यों हुआ, उसके परिणाम। तीसरा, शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। और चौथा और अंतिम, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ये जो अंतिम बात थी यह अभी भी अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है, प्रयास जारी हैं। तो इस प्रकार इस 4 मुद्दों पर आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा, काफ़ी समझ में आया होगा, ऐसा विश्वास है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको रुचिकर भी लगा होगा। एक बात समझाइश मैं यहाँ आपको देना चाहूँगा कि अपने जनरल नॉलेज को बनाए रखें तो ये विषय और रुचिकर हो जाएंगे। धन्यवाद।